दिए बनाने वाली माँ की 3 शहरी बेटियां। तुम जैसी औरत मेरे किसी काम की नहीं। अरे तुम एक पति को एक पति का सुख दे नहीं सकती तो तुम इस घर में रहकर भी क्या करोगी? अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? हमारी 3 बेटियां हैं, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं तुझे छोड़ नहीं रहा बल्कि तुझे छोड़ चुका हूँ। देख, मेरी जिंदगी में अब दूसरी औरत आ गई है। मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। या तो तू इस घर से निकल जा, नहीं तो इस घर को मैं छोड़कर जा रहा हूँ। जब आप मुझे धोखा दे ही चुके हो तो मैं इस घर में रहकर भी क्या करूंगी? मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। बबीता अपनी तीनों बेटी का हाथ पकड़ती है और अपना सामान लेकर अपने पति को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने मायके अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ भी उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है। तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई। ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल थे। पता नहीं इसके बाद मैं तेरी शक्ल भी कभी देख पाती या नहीं। अपनी माँ को आखिरी सांसें गिनते हुए देख बबीता अपनी माँ से कुछ नहीं बता पाती। देखते ही देखते जैसे ही बबीता अपनी माँ से कुछ कह पाती तभी सुष्मिता भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद बबीता अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। बबीता की माँ सुष्मिता दिए बनाने का काम किया करती थी, जिसके चलते कुछ दिए घर में ही पड़े थे और राशन भी खत्म हो चुका था। घर में राशन भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस ये कुछ मिट्टी के दिए पड़े हैं। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं बनाया आपने? हम दोनों बहनों को बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमारे खाने के लिए कुछ बना दो, नहीं तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। माँ, आपके पास तो पैसे भी नहीं है, आप कैसे लाओगी? मेरी प्यारी बच्चियों, घर में राशन तो खत्म हो गया है, इसलिए तुम थोड़ा सा इंतजार करो। मैं पहले ये मिट्टी के दिए बेचने चली जाऊं, जो पैसे कमाऊंगी उनसे तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बबीता मिट्टी के दिए लेकर बाजार में पहुंच जाती है, जहां दिवाली का सामान बिक रहा होता है। भरे पूरे बाजार को देखकर बबीता भी वहां बैठकर दिए बेचना शुरू कर देती है। दिए ले लो दिए, मिट्टी के दिए, दिए ले लो दिए। खूब देर तक आवाज लगाने के बाद भी उसके मिट्टी के दिए कोई नहीं खरीदता। कुछ देर बाद जब वो मायूस होकर बैठ जाती है तो एक औरत आती है और उससे कहती है, तुम्हारी मिट्टी के दिए का डिजाइन तो अच्छा है, चलो एक काम करो, मुझे 20 रुपए के दिए दे दो। पहली कमाई देखते ही बबीता बहुत खुश होती है। वो फौरन मिट्टी के दिए अपने पानी में डालकर उस औरत को दे देती है। वो औरत बबीता को 20 रुपए देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक एक करके उसकी दुकान पर कुछ लोग आना शुरू हो जाते हैं। जो भी उसके पास दिए होते हैं वो शाम तक उन सभी दियों को बेच देती है, जिसके चलते वो कुछ पैसे कमा लेती है। उन पैसों से वो घर का राशन लेकर आती है और अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है। अपने हाथों से अपनी बेटियों को खाना खिलाते हुए वो कहती है, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं जिस समय इंसान टूट जाता है। अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन देखो, मिट्टी के दिए बेचकर मैंने अपनी तीनों बेटियों का पेट भर दिया। अब मैं अपने आप से दिए बनाना शुरू करूंगी और उन्हें बेचूंगी। बबीता उस दिन से मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देती है और उन्हें बेचती है। देखते ही देखते वो अपने काम में परिवर्तन भी लाती है। जैसे पहले केवल मिट्टी के दिए न बेचकर अब वो रंग लगाकर कलरफुल दिए बेचती है, जिसके चलते उसके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और वो इसी के चलते अपनी तीनों बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भी डाल देती है। इसी प्रकार वो मिट्टी के दिए बनाकर अपना गुजारा करने लगती है। कुछ समय बाद दिवाली आ जाती है और दिवाली पर भी वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटियों के लिए बम पटाखे लेकर आती है। ये क्या माँ, बस इतनी थोड़ी सी बम पटाखे? इतने बम पटाखे तो बस 10 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे और आप हमारे लिए नए कपड़े भी नहीं लेकर आए हो। आप मेरे लिए फुलझड़ी भी नहीं लेकर आए। इस बार ऐसे ही दिवाली मना लो, उसके बाद अगली दिवाली तुम्हारी अच्छे से मनाएंगे। थोड़े थोड़े में गुजारा करके वो दिवाली का त्योहार मना लेती हैं। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है और बबीता की तीनों बेटियां बड़ी होने लगती हैं। +2 की कक्षा पास करने के बाद बबीता अपनी तीनों बेटियों को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज देती है और खुद गांव में रहकर यहाँ वहाँ काम करके अपना गुजारा करती रहती है। मेरी बेटियां तो शहर में पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, यहाँ के बारे में अगर उन दोनों को पता चला तो कहीं घर न लौट वापस आए। मैं उनके भविष्य के बीच में कभी नहीं आऊंगी। कई बार भूखे सोकर बबीता पैसे बचाती है और अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे भिजवा देती है, जिसके चलते कुछ समय में उसकी तीनों बेटियों की अच्छी जगह नौकरी लग जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचती और शहर में जाने के बाद शहर जैसी हो जाती हैं। इधर बेचारी बबीता की दिन रात तबीयत बिगड़ने लगती है। सुबह से ये समय हो गया है,
मैंने 2 बार दवाई खा ली, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत में थोड़ा भी आराम नहीं आ रहा। ऊपर से कुछ खाया भी नहीं है, तो दवाई असर भी कहाँ से करेगी। मेरी तो हिम्मत बिस्तर से हिलने की भी नहीं हो पा रही है। काश मेरी तीनों बेटियां यहाँ होती तो मेरी हालत देखकर मुझे संभाल लेती। बबीता को अपनी तीनों बेटियों से बहुत उम्मीद थी। वहीं वो दर्द में करहा रही होती है कि तभी उसके पड़ोस की सहेली ममता उसके घर पर आती है। अरे बबीता, ये क्या, तेरी तो बहुत हालत खराब हो रखी है। घर का सारा काम भी अभी यूं ही पड़ा है। तू अपनी तीनों बेटियों को बुला क्यों नहीं लेती है? कैसे बुलाऊं? मेरे पास नंबर तो है, लेकिन फोन नहीं। उन्हें फोन कैसे करूं? मैं तो चाहती थी कि इस दिवाली में अपनी बेटियों के साथ दिवाली मनाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने का नाम ले रही। अरे मैं तेरी सहेली हूँ, मुझसे मदद मांगती तो सही। मैं तेरी बेटियों को कॉल करके तेरे बारे में बता दूंगी। फिलहाल तो मैं तेरे घर का थोड़ा काम कर देती हूँ। ममता खुद ही घर का सारा काम करके और अपने घर से खाना बनाकर बबीता को दे देती है, जिसके बाद वो खाना खाती है और दवाई खाकर सो जाती है। वहीं ममता उसकी तीनों बेटियों को फोन करके उसकी तबीयत के बारे में बताती है। अगले ही दिन शहर से उसकी तीनों शहरी बेटियां उसके घर पर आती हैं। जैसे ही वो अपनी माँ को और उसके घर को देखते हैं तो वो अपनी माँ से कहती हैं, ये क्या माँ, इतनी पुराने टूटे फूटे घर में आप अभी तक रह रही हो? यहाँ पर वही दिए रखे हैं जो माँ हमारी बचपन में बेचती आ रही हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती ऐसे घर में रहने में? बताओ, हमें तो यहाँ आने में इतनी शर्म आ रही थी। पता नहीं कब तक आप इस घर का पीछा नहीं छोड़ोगी। अरे अब हमारे साथ शहर चलो और यहाँ नहीं रहोगी आप। यहाँ रखा ही क्या है? जिसे तुम टूटा फूटा घर बोल रही हो वो मेरी माँ का घर है, और इसी घर में तुम तीनों का बचपन गुजरा है। तुम्हारी ढेर सारी यादों के सहारे मैं इस घर में रह रही हूँ, और जिस काम के लिए तुम ये कह रही हो कि मैं बचपन से कर रही हूँ, आज उसी काम के बलबूते तुम इतनी कामयाब हुई हो, वरना तुम्हारे पिता ने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। आज अगर मैं मेहनत करके दिया ना बेचती तो शायद तुम तीनों बहनों का कोई वजूद ही नहीं होता। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर प्रिया, पारुल और अंजलि को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो अपनी माँ से कहती हैं, सही कहा माँ आपने, हम तो शहर चली गई थी, वहीं पर रह रहे थे, और फिर हमने पलटकर एक बार भी आपको नहीं देखा। पता नहीं कितने सालों से आपने यहाँ दिवाली मनाई, वो भी अकेले। घर में रह कर आपकी ये हालत हो गई है माँ। हमें तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और सही कहा, आज तो हमारा ये वजूद जो हुआ है, शहर से इतना पढ़ लिख कर आना, शहर की तरह मॉडल बनना, ये सब आपकी ही देन है। आपकी वजह से आज हम इस कामयाबी पर पहुंचे हैं, और हमें आपकी ही कदर नहीं कि इन सब के लिए हमें माफ कर दो माँ। अरे मेरी बच्चियों, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हारा चेहरा देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम तीनों मेरे लिए अनमोल रतन हो। आओ जरा मेरे गले से लग जाओ। बबीता की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां उसके लिए खुद अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाती हैं। ये देख बबीता बहुत खुश होती है, और इस दिवाली उसकी तीनों शहर की बेटियां उसके साथ बाजार में मिट्टी के दिए बेचने जाती हैं, और उसकी कमाई से वो तीनों मिलकर दिवाली को सेलिब्रेट करती हैं। तुम तीनों कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब तो तुमने अकेले ही सारी जिम्मेदारियों को समझ लिया। आज मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी मिल रही है। अगर बच्चे को सही समय पर सही शिक्षा मिल जाए तो वो भटकती नहीं है, और आपने हमें भटकने नहीं दिया माँ। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, दिवाली है, बम पटाखे फोड़ने तो बनता है। उस दिवाली बबीता अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत एंजॉय करती है, और वो मिलकर बम पटाखे भी जलाते हैं। दिवाली खत्म होने के बाद तीनों बेटियां अपनी माँ बबीता के पास ही रुक जाती हैं और उनकी देखभाल करने लगती हैं, जिसके चलते बबीता खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। अरे ये लोग अभी तक सो रहे हैं, सूरज सिर पर चढ़ाया है और इन पांचों को जरा भी होश नहीं है। बस इनका कभी आलस खत्म हो ही नहीं सकता। पार्वती चीख चीख कर अपनी 5 बहू को बुलाना शुरू कर देती है, जिसके चलते पार्वती की आवाज सुनते ही उसकी 5 बहू नींद से जागती हैं और अपने कमरों से निकलकर पार्वती के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तुम पांचों को जरा भी दिखाई नहीं देता? सूरज सर पर चढ़ गया है और अभी तक सो रही हो। अरे थोड़ा तो घर में ध्यान रखा करो। ये देखो घर की क्या हालत हो रखी है। तुमसे समय पर उठकर घर की साफ सफाई भी नहीं की जा सकती। माँ जी मुझे बर्तन धोने, मैं बर्तन धो दूंगी।
नहीं माँ जी, रोज रोज अंजलि ही बर्तन धोती है, आज मैं बर्तन धोऊंगी। मैं घर में डस्टिंग कर दूंगी। रोजाना आसान काम तुम खुद ही ले लेती हो, आज मैं डस्टिंग करूंगी। नहीं नहीं, कोई किसी का काम नहीं लेगा, जिसका जो काम है वो वही करेगा। रोजाना एक ही काम कर करके मैं तंग आ गई हूँ, और ऊपर से अब मुझसे रोजाना कपड़े नहीं धोए जाते। आज किसी और को धोने चाहिए, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। वो पांच आपस में ही बहस करने लगती हैं, जिसे देखकर उनसे पार्वती कहती है, अरे बस करो, तुम पांचों को लड़ाई करने के अलावा और कोई काम नहीं होता क्या? जब देखो लड़ाई ही लड़ाई करती रहती हो, जबकि मैंने तुम पांचों के सारे काम बांट रखे हैं, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कपड़े नहीं धोने वाली। रूपा ऐसा कहकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बाकी की चार बहुएं भी अपने नखरे दिखाकर कोई काम को हाथ नहीं लगाती और कमरे में चली जाती हैं। ये लो, अब तो इन पांचों में से एक भी नहीं बची, और पांचों की पांचों मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन पांचों को उनके काम समझा रखे हैं और बता रखे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई सुधार नहीं। पार्वती ऐसा सोचकर अपने आप ही घर के अंदर काम करने लगती है, जितना उससे होता उतना कर लेती। एक दिन ऐसे ही पार्वती अपने आंगन में अनाज की सफाई कर रही होती है, जहां उसकी पांचों बहुएं भी होती हैं, और पार्वती की नजर उसकी पड़ोस की सहेली की बहू के ऊपर पड़ती है। पार्वती उससे पूछती है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह तुम इन सभी चीजों की साफ सफाई क्यों कर रही हो? अरे आपको नहीं पता, दिवाली आने वाली है, और दिवाली को आने में केवल एक ही महीना बचा है। अब एक महीने के अंदर धीरे धीरे घर की सारी साफ सफाई कर लूंगी, तो दिवाली के आने से पहले पूरा घर साफ हो जाएगा। अब घर में काम करने वाली भी तो मैं अकेली ही हूँ। उसके इतना कहते ही सुष्मिता अपनी पांचों बहुओं को सुनाना शुरू कर देती है। देख रही हो तुम पांचों, अरे कितनी मेहनती है ये बहू, कितना काम कर रही है, दिवाली के आने से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर रही है, और तुम पांचों का बस नहीं चलता। नहीं तो तुम तो घर के अंदर कचरा कबाड़ा लाकर भर दो। अरे तुम सीखो इससे कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझा जाता है। पार्वती की पांचों बहू उसकी बातें खड़े होकर सुनती रहती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उन पांचों को पार्वती की एक भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पांचों इधर से सुनती हैं और उधर से निकाल देती हैं। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते, और एक दिन अंकिता पार्वती के घर आती है। उस दिन पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके चलते उसकी बहू रूपा दरवाजा खोलती है। अरे आओ आओ, अंदर आओ, आज अचानक हमारे घर पर आना कैसे हुआ? दरअसल मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं और हमारे घर की चीनी खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर से थोड़ी चीनी ले जाओ। क्या मुझे एक कटोरी चीनी मिलेगी? मुझे मेहमानों के लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी चीनी ले आती हूँ। रूपा ऐसा कहकर अंकिता के हाथ से कटोरी ले लेती है और रसोई में चली जाती है। लेकिन जैसे ही अंकिता उनके घर के अंदर चारों तरफ देखती है, वो हैरान रह जाती है और अजीब सा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो अपना हाथ अपनी नाक पर रख लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, छी 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 छी, इतनी गंदगी में ये पांचों बहू कैसे रह सकती हैं? इनका घर कितना गंदा है, इनके घर की खाने पीने की चीजों में भी कोई ना कोई नुक्स तो होता ही होगा। मैं इनके घर की चीज तो नहीं खा सकती। ऐसा सोचने के बाद अंकिता रूपा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे रूपा बहन, रहने दो, मेरी सास चीनी ले आई होंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं यहाँ आने से पहले उन्हें चीनी लाने के लिए बोल कर आई थी। बेकार में तुम्हारे घर से चीनी ले जाऊंगी, फिर बाद में ये सोचूंगी कि मेरे पास तो पहले से ही चीनी आ गई। रहने दो रहने दो। अंकिता के कहने के बाद भी रूपा उसके लिए कटोरी में चीनी डालकर ले आती है, जिसके बाद अंकिता उस चीनी को देखकर अजीब सा मुंह बना लेती है। उसका ये बिहेवियर वो पांचों बहू देख लेती है। अंकिता चीनी लेकर जैसे ही बाहर आती है, वो उस चीनी को कूड़ेदान में फेंक देती है, जो कि प्रियंका देख लेती है। जब हमारे घर से इतनी ही दिक्कत थी तो हमारे घर की चीनी लेने की जरूरत ही क्या थी, और आई ही क्यों थी यहाँ? तभी पार्वती बोल पड़ती है, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? अरे उसका चेहरा नहीं देखा? यहाँ की गंदगी से उसका चेहरा बन गया था, और इसी से पता चलता है कि वो एक गंदगी वाले घर से अपने घर खाने पीने की कोई चीज नहीं ले जाना चाहती। अगर तुम्हारा अभी भी यही हाल रहा तो इसके बाद इस घर का कोई पानी पीना भी पसंद नहीं करेगा। सुष्मिता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उन पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पांचों दिवाली की साफ सफाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो पांचों मिलकर रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करके दिवाली के लिए अपने घर को बहुत साफ करती हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का दिन भी आ जाता है। दिवाली वाले दिन जब उनके घर पर मेहमान आते हैं तो सभी मेहमान उनके घर की साफ सफाई और इतना साफ घर देखकर पांचों बहू की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इतना साफ घर मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी का। लगता है सुष्मिता तेरी पांचों बहू बहुत मेहनती हैं जो घर को अच्छे से साफ सुथरा करके रखती हैं। एक मेरी बहू को तो देखो, वो आज भी सफाई कर रही थी और फिर भी सही से सफाई ना कर पाई। आजकल की बहू का आलस तो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं होता, लेकिन तेरी बहुएं तो बहुत मेहनती हैं, घर की कीलें भी चमका के रखी हैं। अरे हाँ हाँ, सही कहा, मेरी पांचों बहू बहुत मेहनती हैं। उस दिन उसकी पांचों बहू अपनी सास के मुंह से पहली बार तारीफ सुनती हैं, जिसे सुनकर वो पांचों बहुत खुश होती हैं और अपना दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाती हैं। ऐसे ही पूरी दिवाली का त्योहार उनका बहुत अच्छे से बीतता है और अगले दिन वो समय पर उठकर सारे काम सही समय पर कर लेती हैं, जिसे देखकर पार्वती भी खुश हो जाती है और तभी उसकी बहू कहती है, माँ जी, कल आपके मुंह से हम पांचों ने पहली बार हमारे लिए तारीफ सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सही कहती थी, साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही तो हर कोई कहेगा, और इसी तरह हमेशा हर एक चीज का ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारियां समझ कर चलना। उस दिन के बाद से सुष्मिता की पांचों बहुएं अच्छे से साफ सफाई रखना शुरू कर देती हैं और अब वह हर एक त्योहार पर अपने घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती हैं, जिसके चलते पार्वती खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है।